नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आपका आज स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम परिचय में। अक्सर हम सबको बहुत सारी शिकायतें होती हैं और उन शिकायतों में सबसे ऊपर होती है हमारी सरकार कि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं करती है। सरकार वोट पाती है, सत्ता में आती है और हमको भूल जाती है। लेकिन हमारे इसी भारत में कुछ ऐसे मंच हैं, कुछ ऐसे संघ हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो आगे आते हैं और लोगों की मदद के लिए अपने पैसे को, अपनी शक्ति को, अपने समय को, कुछ भी हो, जो भी उनके पास है वो उसको पूरी तरह से झोंक देते हैं। उसी तरह से हमारे भारत में एक मंच है अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि अग्रवाल इसमें मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस खास कार्यक्रम में। रवि जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज आप हैदराबाद आए तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है हैदराबाद आने का? हैदराबाद भाग्य धरा है और किसी भी काम की शुरुआत अगर हैदराबाद से की जाए तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा हम लोगों का मानना है जी। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की एक सक्रिय प्रांतीय इकाई आंध्र प्रदेश तेलंगाना प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच यहाँ बहुत सक्रिय है जी। तो सांगठनिक दौरे के क्रम में भी यहाँ आने का एक कार्यक्रम बना। साथ ही एक हम युवा भवन का एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा प्रकल्प पूरे देश भर में लेकर आ रहे हैं। उस प्रकल्प के निमित्त भी लोगों से जानकारी देने और सहयोग लेने के हिसाब से हम लोग यहाँ पर आए। जी रवि जी, सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लागत इस युवा भवन के निर्माण में लग रही है। मैं जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी लागत अगर लग रही है तो इसमें क्या क्या सुविधाएं जनता को मिलेंगी? लागत यूं कहें तो एक सामाजिक संगठन के दृष्टिकोण से थोड़ी ज़्यादा है जी। साधारणतः इसमें 35 करोड़ रुपए लगने हैं जी। और इसके अंदर बहुत सारे प्रकल्प, ये एक भवन केवल शादी ब्याह के लिए निमित्त भवन नहीं बन रहा जी। एक बहुउद्देशीय भवन बन रहा है जिसमें 21 तरह के प्रकल्प पूरे के पूरे संचालित किए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से सिविल सर्विसेज कोचिंग एकेडमी, देश भर के 100 बच्चों को, हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है सिविल सेवा, जी, देश भर के 100 बच्चों को हम लोग सिविल सर्विसेज की वहाँ रहने की रेजिडेंशियल व्यवस्था पूरी की पूरी देंगे और साथ ही 100 बच्चों का हायर एजुकेशन का भी हॉस्टल होगा जी। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि इस हॉस्टल के अंदर 25% सीट बच्चियों के लिए रजिस्टर आरक्षित की गई है। बहुत सुंदर। और पूरा का पूरा एक सेपरेट ब्लॉक होगा जहाँ पे कि महिला वार्डन होगी, महिला सिक्योरिटी गार्ड होगी और वो पूरा प्रकल्प भी हमारी महिला शाखाओं के द्वारा ही संचालित किया जाएगा ताकि बच्चियाँ बहुत सुरक्षित और उनके परिवार वाले सुरक्षित महसूस कर सकें। जी 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 जी। रवि जी, जो मारवाड़ी युवा मंच है इसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे के पूरे मंच के अंतर्गत किस किस तरह के और भी कार्य किए जाते हैं? मारवाड़ी युवा मंच की पूरे देश भर में 650 से भी ज़्यादा शाखाएं सक्रिय रूप से संचालित हैं और अनेक सेवा के काम राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर तथा स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं। मुख्य रूप से हम लोग आर्टिफिशियल लिम्स, जो कृत्रिम अंग का एक बड़ा काम है, वो करते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 15,000 लोगों को हम लोग निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाते हैं जी। और अभी तक हम लोगों ने 1 लाख से भी ज़्यादा, 1,07,000 के आसपास लोगों को हम लोगों ने कृत्रिम अंग प्रदान किए हैं। बहुत सुंदर। इसके अलावा हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कई तरह के किए करते हैं, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को बचाना और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना होता है। अभी वर्तमान में इस कार्यकाल में हम लोगों ने कैंसर से लड़ाई करने का एक बहुत बड़ा अभियान चालू किया है जिसके ऊपर हम लोग बड़े रूप में काम कर रहे हैं जी। तो अभी आपने बात की कैंसर की, तो मैं इसमें थोड़ा सा और मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ कि कैंसर की रोकथाम के लिए, जांच के लिए आपका जो मंच है या आपका जो ये मतलब, मैं इसको मंच से ज़्यादा मैं इसको परिवार कहना चाहूँगा क्योंकि आप सबका प्रेम ही है और ये देश के प्रति आपका लगाव है कि आप इस तरह से आप आगे आए हैं। तो मैं उसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा कि कैंसर के लिए आप मतलब क्या क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और हम लोगों का ऐसा मानना है कि कैंसर की जांच कराने से लोग बहुत डरते हैं जी। लोगों को ये डर लगता है कि अगर हम जांच कराएंगे और कैंसर निकल गया तो हम क्या करेंगे जी। लेकिन हमारे संगठन का ये मानना है कि अगर कैंसर की जांच में कैंसर निकल गया जी तो ही हम कुछ कर सकते हैं, अगर हमें देर से पता चला तो हम कुछ नहीं कर सकते जी। तो इसलिए कैंसर के अभियान के तहत हम लोगों ने एक फाइट कैंसर बोल के एक ड्राइव चलाई है, जिसे 4 चरणों में हम लोग पूरा करने जा रहे हैं जी। इसके फर्स्ट चरण में हम लोगों ने एक मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन, जो कि 40 फुट लंबी गाड़ी है, इसे 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और मुझे बहुत खुशी है कि चाईबासा के एसआर रुंगटा ग्रुप, श्री नंदलाल जी रुंगटा और श्री मुकुंद रुंगटा ने ये पूरी की पूरी वैन अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच को स्पॉन्सर की है जी।
इस प्रथम चरण में जो हम कैंसर डिटेक्शन का काम कर रहे हैं, जिसके तहत 1 वर्ष हम लोगों को पूरे हो चुके हैं और 1 वर्ष में हम लोगों ने 222 कैंप किए हैं। क्या बात है। और 40,000 लोगों के करीब 62,000 टेस्ट हम लोगों ने देश भर में किए हैं। 18,000 किलोमीटर की यात्रा की है, 13 प्रांतों को कवर किया है जी। एक चिंता का विषय ये है कि इस 40,000 लोगों में लगभग 1% लोग फर्स्ट फेज में कैंसर के पॉजिटिव पाए गए हैं जी। लेकिन खुशी की बात यह है कि उनमें आधे से ज़्यादा लोग फर्स्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट हैं जिनका कि इलाज सफलतापूर्वक किया गया और वो लोग अपने जीवन यापन को सही ढंग से चला पाएंगे जी। इसके दूसरे चरण में हम लोग कैंसर अवेयरनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा अभियान लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर एक मोबाइल वैन इसी रूप की होगी और देश भर में घूम घूम कर पूरी जगह प्रिवेंशन के मेथड कैंसर से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में। और ये आपकी जो मोबाइल वैन है तो ये मतलब कहाँ कहाँ जाएगी, कि सिर्फ किसी एक विशेष एरिया में रहेगी कि जैसे दक्षिण भारत या उत्तर भारत, कि ये लगभग पूरे भारत को ये पूरे भारतवर्ष में कवर कर रही है और हम अपनी शाखाएं जो हमारे 23 प्रांतों में हमारी शाखाएं हैं प्रथम फेज में हम सभी 23 प्रांतों में अपनी शाखाओं के माध्यम से कैंप लगा रहे हैं। दक्षिण भारत में भी बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 2 महीने के अंदर 55 कैंप किए हैं जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि अभी तक का हमारा हाईएस्ट रहा है। और इसके पश्चात कर्नाटक में भी लगभग 2 महीने गाड़ी चली है और अभी महाराष्ट्र में गाड़ी है। तो पूरे देश भर में ये अभियान बहुत सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। पूरे सुनियोजित ढंग से हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हर 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के बाद एक कैंप जरूर हो ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और हम इस बात की मतलब इस बात को लेकर बहुत प्रेरित हैं, बहुत खुश होते हैं कि ऐसी जगहों पर हमारी गाड़ी जा रही है। ये अल्ट्रा मॉडर्न कैंसर की वैन है जहाँ की प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी नहीं है और हम लोगों ने वहाँ मेमोग्राफी, बायोप्सी, एक्सरे, डेंटल चेयर, एंडोस्कोपी, सारी चीज़ें इस वैन के अंदर दी जा रही हैं। और यूँ कहें तो एक पेशेंट जिससे किसी प्रकार का कैंसर हो सकता है हमारी गाड़ी में जाने के बाद उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। जी, आपने ये बात की पहला चरण, दूसरा चरण में और भी मैं जानना चाहूँगा इस बारे में कि आप जो तीसरे चरण और ये चौथे चरण की आपने बात की थी तो उनमें क्या होने वाला है। तीसरे चरण के अंदर हम लोग कैंसर की इलाज के ऊपर भी फोकस करने जा रहे हैं कि जो बहुत गरीब और असहाय लोग होंगे उन लोगों को हम लोग कैंसर का निःशुल्क इलाज करा पाए। बहुत सारे लोगों को हमारे पास कुछ स्पॉन्सर्स भी आए हैं, कुछ सरकार की तरफ से भी हमारी टाई अप्स हो रहे हैं जिसके माध्यम से हमारे डिटेक्ट किए हुए पेशेंट्स को प्राथमिकता के आधार पर इलाज किया जाएगा। और चौथे चरण के अंदर में रिहेबिलिटेशन का काम हम करेंगे। जो ऐसा हमारा मानना है कि कैंसर का इलाज कराने के बाद बहुत सारे लोग अपना सर्वस्व खत्म कर लेते हैं तो उन लोगों को अपना जीवन पुनः स्टार्ट करने के लिए जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, उन्हें पुनः अपना व्यापार खड़ा करने के लिए, उन्हें अपने नौकरी करने के लिए, उनके पुनर्वास से संबंधित जो सहायता होगी वो संगठन के द्वारा देने का प्रयास किया जाएगा। जी। और चौथे चरण में चौथे चरण में पुनर्वास है। जी, पुनर्वास ही है उसमें। जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर आपसे कि आप वो चीज़ें कर रहे हैं जिनकी अक्सर लोग शिकायतें करते रहते हैं कि हमारे लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप आगे बढ़कर आ रहे हैं, आपका पूरा मंच इस तरह से देश पूरे देश के लिए इतना कुछ कर रहा है, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ। एक और भी मेरे अंदर सवाल है कि जो पूरा मारवाड़ी परिवार है उनकी एक भाषा है मारवाड़ी भाषा, तो और इसको 8वीं अनुसूची में अभी तक जगह नहीं दी गई है, जबकि ये बहुत बड़ा परिवार है और देश के लगभग हर हिस्से में, पूरे विश्व के मैं हर हिस्से में कहना चाहूँगा, और देश की अर्थव्यवस्था की लगभग जान है ये जितने भी मारवाड़ी परिवार है हमारा। तो मारवाड़ी भाषा के लिए आप कुछ ये जो मतलब प्रयास कर रहे हैं, सुनने में आया कि उसको 8वीं अनुसूची में आप जो दर्जा दिलाना चाहते हैं, तो आपका वो प्रयास कहाँ तक पहुँचा। हमारी मातृभाषा है राजस्थानी और हमें ऐसा लगता है कि हमारी मातृभाषा का संरक्षण हो तो हम जितना कुछ कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा कर सकेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज़ से बनी रहेगी और हमारे संस्कारों का आगे से आगे चलन चलता रहेगा। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी मिथ जो सरकारों की नज़र में थी कि राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोग केवल और केवल राजस्थान के अच्छा, मतलब आपका मुद्दा राजस्थानी भाषाएं हैं, क्योंकि राजस्थानी भाषाओं में तो बहुत सारी और भी बोलियां आ जाएंगी, कि आपका मुद्दा मारवाड़ी भाषा है। मैं थोड़ा इसमें वो भाषाएं जो दूसरी भाषाएं हैं वो बोलियां हैं। भाषा राजस्थानी भाषा के रूप में एक ही भाषा है जिसे मारवाड़ी भाषा भी कहते हैं और राजस्थानी भाषा भी कहते हैं, बाकी बोलियां हैं। तो इन सभी भाषाओं, विशेषकर राजस्थानी भाषा के लिए हम लोगों ने सरकार के पास एक बड़ा कैंपेन चलाया अपने संगठन के माध्यम से। इसके तहत 1.5 लाख पोस्ट कार्ड हम लोगों ने पूरे देश भर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय मंत्री जी को भेजे हैं, जिसमें ये बताने की चेष्टा की गई है, हस्तलिखित पोस्ट कार्ड है सारे के सारे, कि
ये भाषा केवल राजस्थान के लोगों की भाषा नहीं है, ये भाषा पूरे देश भर में बोली जाती है और सभी जगह से इसका प्रयास चल रहा है। इसके तहत हम लोग एक और काम कर रहे हैं जिसमें हम देश भर की लगभग 200 सांसदों से एक संस्तुति पत्र इकट्ठा कर रहे हैं और वो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को देने जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि देश भर के सांसद भी चाहते हैं कि मारवाड़ी भाषा को मान्यता मिले, राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। मुझे बहुत खुशी है कि अर्जुन जी मेघवाल जो भी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने हैं, उन्होंने इस मुहिम को लीड किया है और अब हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले संसद के सत्र में इस भाषा को पूरी तरह से मान्यता मिल जाएगी। हमारे इस प्रयास को सरकार ने मान्यता देने का मानस जरूर बना लिया है, केवल अब फॉर्मेलिटी बाकी है। इस बात के लिए मैं अपने संगठन के सभी साथियों को और अन्य समाज की संस्थाओं को भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने एक बड़े रूप में हम लोग को सहयोग दिया है। जी रवि जी, हमारी पूरी द न्यूज़ इंडिया की टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाइयाँ हैं और हम भी पूरी उम्मीद करते हैं कि आपका यह प्रयास बहुत जल्द सफल भी होगा। एक छोटा सा प्रश्न है मेरे अंदर, आप जो मतलब सेवा कर रहे हैं पूरे देश की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका युवा मंच है, ये एक मतलब सेवा मंच इसको कहा जाए कि आप आगे चल के राजनीति में भी आप कोई मतलब सक्रिय भूमिका अपनी देख रहे हैं? राजनीति हम सभी लोगों के जीवन का एक पार्ट है और हम लोकतांत्रिक परिदृश्य में रह रहे हैं, तो राजनीति से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते जी। बट हम दलगत राजनीति से बहुत दूर हैं जी। हमारा ये मानना है, संगठन का ये मानना है कि हमारे समाज के युवाओं को राजनीति में बड़े रूप में आना चाहिए, क्योंकि हम जिस भी क्षेत्र में गए हैं उस क्षेत्र का हमने कहीं ना कहीं विकास किया है, विस्तार किया है और उसमें सफलता प्राप्त की है। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के युवा विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ जुड़े, वो जिनकी माइंडसेट जिस राजनीतिक दल के साथ हो उसके साथ जुड़े, सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी करें, ग्राउंड लेवल पर काम करें और संसद में, विधानसभा में जाएं। वहां जाने के बाद जिस रूप में समाज का, राष्ट्र का योगदान सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं वो करें। हम पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का, किसी एक दल का किसी प्रकार से कोई भी समर्थन नहीं करते हैं। हम केवल और केवल लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा समाज एक विकासशील समाज है और इस समाज के लोगों को अब संगठन में, राजनीति में आने की आवश्यकता महसूस हो रही है। आप सभी लोग भी, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह है कि आप अपने दलों में लोगों को अधिक से अधिक, मारवाड़ी समाज के लोगों को टिकटें दें। हम जब भी जीत कर आएंगे, हम राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में बहुत बड़ा काम करेंगे। जी, बहुत अच्छा लगा रवि जी मुझे ये बात सुन के कि जब मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा तो आपने इसका कोई राजनीतिक उत्तर नहीं दिया। आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपने स्वीकार किया कि राजनीति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हम उसका हिस्सा बनना भी चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब जब राजनीति की बात हो रही है तो एक छोटा सवाल और भी मेरे दिमाग में आया। 8 नवंबर सन 2016 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत में नोटबंदी की एक घोषणा की थी, जिसके बाद से लगभग राजनीतिक भूचाल आया हुआ है पूरे देश में और आज भी उस भूचाल को लोगों को महसूस कराने की कोशिश की जाती है, हालांकि वो बहुत कम महसूस हो रहा है। तो आप क्या बोलते हैं, आप इस जो नोटबंदी हुई, आप क्योंकि एक व्यापारी वर्ग भी हैं, आप लोगों की आप सेवाएं भी कर रहे हैं और आप, मैं कहूँगा कि अर्थव्यवस्था की एक तरह से जान है। मैंने ये बात पहले भी बोली, पूरा मारवाड़ी समाज हमारे भारत में, तो नोटबंदी के आप जो समर्थन में हैं कि आप इसके मतलब थोड़ा सा आप विरुद्ध हैं? नोटबंदी मैं तो कहूँ कि 8 नवंबर को अनाउंस नहीं हुआ था। मोदी जी जब देश में आए थे उस दिन ही अनाउंसमेंट हो गई थी, क्योंकि मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की एक शुरुआत की थी और मुझे लगता है ये फाइनेंशियल स्वच्छ भारत अभियान था, स्वच्छ भारत अभियान का पार्ट 2 था। आपका इशारा 2 अक्टूबर सन 2014 है। उस समय भी एक अनाउंसमेंट हुई थी और हम सभी लोगों ने उसमें पूरा साथ दिया था। ये 8 नवंबर को भी जो नोटबंदी हुई, इसमें भी हमारे संगठन ने, हमारे व्यापारी समाज ने, हम सभी लोगों ने पूरी तरह से इस बंदी का साथ दिया है। हमारा मानना है कि ये मजबूरी में की जा रहे कई सारे कामों से बचने का एक अच्छा तरीका होगा। हम कतई नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर से हटकर हम किसी प्रकार का कोई बिजनेस करें। अगर एक सकारात्मक माहौल मिले तो मारवाड़ी समाज उन समाजों में सबसे आगे होगा जो सरकार की दी हुए सिस्टम को अडॉप्ट करने की स्थिति में होगा और हम इसकी बहुत अच्छे ढंग से पहल भी कर रहे हैं। हमने अपने संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, ट्रेन करने का एक बड़ा अभियान एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फोरम के तहत चालू कर दिया है, जिसके तहत छोटे से छोटे व्यापारियों को, जो हमारे समाज के लोग हैं, उन्हें कैशलेस सिस्टम में कैसे काम करना चाहिए, इस काम को प्रारंभ करें और किस रूप में एजुकेट करें, इसकी बड़ी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। और मतलब मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर भी कहूँ
और अपने संगठन के तौर पे भी कहूँ तो हम पूरी तरह से इस नोटबंदी के साथ हैं। ये एक बहुत साहसिक कदम है। कई बार बहुत सारे कदम के रिजल्ट्स अनुरूप नहीं होते हैं, लेकिन ये एक बहुत शानदार शुरुआत है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। जी, बहुत अच्छा है कि आप अपने प्रधानमंत्री की विचारधारा से आप सहमत हैं, और विचारधारा के यहाँ पर समर्थन की बात नहीं, यहाँ पर देशहित की बात है। और एक मैं अंत में चलते चलते मैं आपसे एक प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल द न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आप जो पूरे भारत के और भी युवा हैं जो कि मारवाड़ी युवा मंच के अभी इस समय सदस्य नहीं हैं और जो अभी आगे चल के हो सकता है आपसे जुड़ें, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश देना अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं तो केवल उन सभी युवाओं को इस बात के लिए आग्रह करूँगा कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीज़ों में लगाइए। जी, ईश्वर ने आप में क्षमता दी है, हमें क्षमता दी है, उस क्षमता का दुरुपयोग मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए। जितनी भी ताकत आपके पास है, जितनी भी क्षमता आपके पास है, जितनी भी इच्छा शक्ति आपके पास है, उसे सही कामों में लगाइए, सकारात्मक कामों में लगाइए। जिस दिन हम युवा शक्ति देश के विकास की ओर अपनी इच्छा शक्ति के साथ लग जाएंगे, हम अपने राष्ट्र को किसी भी देश से पीछे नहीं पाएंगे, सबसे आगे पाएंगे। मुझे इसी बात के साथ मैं आप सभी लोगों का आह्वान करता हूँ, युवाओं का, कि आप भी सामाजिक संगठनों के साथ, अन्य चीज़ों के साथ भी सकारात्मक रूप में अपना सहयोग प्रदान करें। जी, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि अग्रवाल जी। और अग्रवाल जी, आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको बधाई देता हूं, और मैं इस बात का पूरा भरोसा भी रखता हूं कि जो आपके सपने हैं, जो आपके लक्ष्य हैं मारवाड़ी परिवार के, वो ज़रूर एक दिन साकार होंगे। और जो आप देश के लिए कर रहे हैं, ये सच में एक अनुकरणीय भी है कि अक्सर लोग अपना समय बर्बाद करते हैं शिकायतों में, आंदोलनों में, धरनों में, भूख हड़तालों में। आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल हटके है, और काश हमारे युवा भी इसी तरह के रास्तों में चलें कि किसी भी व्यवस्था को रोकने से बेहतर है आप किसी एक नई व्यवस्था बनाएं और आप लोगों का साथ दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आ जाने के लिए और हमारी इस मुख्य चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।